आप सब लोग जानते हैं कल के दिन संभल में क्या हुआ है, जामिया मस्जिद संभल में क्या हुआ है। उसके ज़िमन में जो हमारे एहसासात हैं, हमारे जज्बात हैं, हम सारी कौम के सामने रखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या सही में आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो इतनी कमजोर हो गई है कि मुसलसल हमारी मसाजिद पे, हमारी दरगाहों पे, हमारी दरगाहों पे कभी बुलडोजर भेजा जाता है, कभी कोई सर्वे कराया जाता है और हर तरह से जो मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है। इस सब पे हमें नजरसानी करने की जरूरत है। पहले एज अ कम्युनिटी ये सोचने की जरूरत है कि अगर 25 करोड़ मुसलमानों की यह हालत आज भी हो रही है, आजादी के 75 इयर्स के बाद 70 साल से जायद हो गए और यह हालत है सबसे बड़ी अकलियत की, तो हमें भी नजरसानी करने की जरूरत है कि हम इतने कमजोर क्यों हुए। पहली बात, ये संभल में वायलेंस हुई है। पहली सर्वे जो कोर्ट ने ऑर्डर की, यह पिटीशन फाइल की गई है कि आज से 500 साल पहले 1526 में वहां कोई मंदिर था जिसको डिमोलिश किया गया है। पहली बात तो मैं हिंदुस्तान के कोर्ट से ये पूछना चाहता हूं, जो हमारे होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके राज में ये हो रहा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं 500 साल पहले आपको कैसे मालूम है कि वहां कोई मंदिर थी? और ये सारे खेल कितनी देर तक चलते रहेंगे? यही बाबरी मस्जिद के किस्से में भी हुआ, यही आज भी हो रहा है कि भाई 500 साल पहले किस विजडम में उस जज ने सर्वे ऑर्डर किया और सर्वे ऑर्डर करते हुए कुछ घंटों के बाद ही सर्वे टीम को वहां भेज दिया जाता है। इतना क्विक जस्टिस तो हमने किसी केस में नहीं देखा है आज तक। किस पिटीशन डाली नहीं और आपका वर्डिक्ट आ गया और कुछ घंटों में आपने वहां पे सर्वे टीम को भेजा। पहली बार संभल के जितनी भी अथॉरिटीज है, मस्जिद कमेटीज है, उन्होंने कोऑपरेट किया। दूसरी बात, आपने दोबारा सर्वे टीम वहां भेजी, किसके इजाजत से आपने भेजी? कोर्ट ऑर्डर आपके पास नहीं था और आप सर्वे करने लगे, जिसकी वजह से वहां हालात खराब हुए, स्टोन पेल्टिंग हुई और 4 से ज्यादा लोग जो है वो जहां बाक हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? यह बात मैं यहां के लीडर से भी पूछना चाहता हूं। क्यों मैं पूछना चाहता हूं उसमें बाद में आऊंगा। फर्स्ट लेट अस डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस। डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट दिया, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मैंने भगवान से पूछा, आई आस्क्ड फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट देने से पहले। हिंदुस्तान का जो मुल्क है ये आइन के हिसाब से चलेगा, लॉ के हिसाब से चलेगा कि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से चलेगा? जो हिंदुस्तान का आइन है वो आपको साइंटिफिक टेम्पर की बात कहता है, वन ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ये बोलते हैं मैंने भगवान से पूछा कि बाबरी मस्जिद के केस में क्या वर्डिक्ट देना है। अगर सारी चीजें भगवान से ही पूछनी है तो फिर कोर्ट का क्या काम है, फिर कानून का क्या काम है हिंदुस्तान में? इन्हीं डीवाई चंद्रचूड़ ने यह सर्वे ऑर्डर किया, कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, आप अलाउ करिए सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में, आप अलाउ करिए सर्वे बाकी मस्जिदों में। और यह हाल हो रहा है। कल जो वहां 4 नौजवान मरे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, ये मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, जो आज सुबह सेंट्रल हॉल में हमारे वाइस प्रेसिडेंट बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इक्वालिटी ऑफ लॉ की। जो वो 4 बच्चे मरे उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस के पास लास्ट रिकोर्स होता है शूटिंग बिलो द वेस्ट। आप लाठी चार्ज करिए, वाटर बैटल यूज करिए क्राउड कंट्रोल के लिए, लास्ट ऑप्शन आपके पास है शूटिंग बिलो द वेस्ट। उन बच्चों की मौत कैसे हो गई, यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपको क्लियरली बोलता है 15 अगस्त 1947 में जो भी मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो जगह मंदिर थी वो मंदिर रहेगी। किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का, किसी भी हिस्टोरिकल जगह की, किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा। यह सवाल आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के सामने भी है। विंटर सेशन इज गोइंग ऑन। आज जो आपके सारे सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेकुलर पार्टीज हैं और 24 मुसलमान एमपी हैं, यह आप नौजवानों को भी यह बात पूछनी चाहिए। 1980 में हमारी तादाद मुसलमानों की 11% थी पूरे पॉपुलेशन में और 49 मेंबर्स मुस्लिम मेंबर्स वे पार्लियामेंट मेंबर्स एट दैट टाइम। लोकसभा में 49 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम कम्युनिटी से थे। दैट वाज अराउंड 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आज के दिन में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 14% मुसलमान है। करीबन 78 to 80 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। हमारे खाली 24 एमपी है वहां पे। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा नंबर तो जो 1980 में 49 मुस्लिम एमपीज वे देयर, आज तो हमारी तादाद आधी हो गई, 24 हो गई।
इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप नौजवानों से भी पूछना चाहता हूं, खुदा ना कुछ पढ़िए, तारीख का मुताला करिए, देखें कि किस तरह आपको मुसलसल कमजोर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह जो इसकी है वो है कि मुसलमानों का सियासत से दूर रहना, हमारे में सियासी शऊर खत्म होना, एज अ माशरा, एज अ कौम हम इसे जो सियासत से हकारत करते हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वी डोंट सी व्हाट इज हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। इन्हीं ऐवानों में हमारी बर्बादी के कानून बनाए जाते हैं। वक्फ की बिल लाई गई, ट्राइब्यूनल से सारी पावर्स ली जा रही है, वक्फ की बिल में कलेक्टर राज नाफिज किया जा रहा है। कल जिस जगह पे हम बैठे हैं, अगर ये जगह कोई वक्फ करेगा, कलेक्टर उसमें डिस्प्यूट कर लेगा कि नहीं, फिर देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल डिसाइड वेदर इट्स अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। वक्फ बाय यूजर आपने निकाल दिया। आर्टिकल 14, 15, 25 कहा जाता है हिंदुस्तान के आईन का। हमारे भी कश्मीर से 2 MP है वहां पे, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा। मैं जानता हूं कि पार्टी ने पिछले 40 साल में क्या किया है। फारूक अब्दुल्ला कैबिनेट मिनिस्टर थे, 10 काम वो गिना दे उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्या किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट है कि सोशो इकोनॉमिकल एजुकेशन पैरामीटर्स पे मुसलमान SC ST OBC से भी पीछे है। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? आपके पास गुलाम नबी आजाद जैसे लोग थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर कोई छोटा ओहदा नहीं होता है। अगर इतने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज होने के बाद भी यह हालत हो रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, इसका कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं आप कश्मीर के लीडर से भी पूछते हैं? क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं कि कश्मीर के लीडरों से पूछना जरूरी है? इस घर को आग लगी, इस घर के चिरागों से। कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, आप इसको स्टेट समझे या यूनियन टेरिटरी समझे, यह वाहिद हिंदुस्तान के 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी में वैसी जगह है जहां एक मुसलमान कुर्सी पे बैठ सकता है। आज बड़े लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि शिवान शाही मुसलमान क्यों कर रहा है। ओबीसी की बात ओबीसी का लीडर करेगा। ओबीसी में जाट भी है, यादव भी है। मुलायम सिंह यादव लीडर बन गए ओबीसी वोट पे। आपके जाट लीडरशिप आ गई, सिखों की अपनी लीडरशिप हो सकती है, सबकी अपनी लीडरशिप हो सकती है, मगर जब भी लफ्ज मुसलमान बोलेंगे तो सबको दिक्कत हो जाएगी। आज मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, क्या रोक रहा है आपको? आप क्यों नहीं बोल रहे प्राइम मिनिस्टर से मुसलमानों से नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए? इंडिया अलायंस के जो लीडर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी, ही शुड लीड अ डेलीगेशन एंड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टेल हर ऑल दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। The selective targeting of the Muslim community will not take it lying down. I am not फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद। आप सोच रहे कश्मीर में सबकी जबान आपने काट ली? जो इलेक्शन यहां हुए कोई भी नतीजा आया उससे हमने अपना जमीर बेचा नहीं है। हमारे लोगों को सताया जाएगा, हमारी मसाजिद को अटैक किया जाएगा, वी विल नॉट कीप क्वाइट। मैं कश्मीर के इन बच्चों से पूछ रहा हूं, एक बार सोच लेना कि आपका वोट कितना कीमती है। आप वाहिद एक ऐसी रियासत हो जहां एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठता है। एक वक्त था जब गुलाम अहमद शाह साहब यहां चीफ मिनिस्टर थे, 2 साल के लिए खाली चीफ मिनिस्टर थे। तारीख उठा के पढ़ लो उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या उस वक्त किसी की जरूरत थी कि वो मुसलमानों की मसाजिद को टारगेट करता? क्या उस वक्त किसी की जरूरत थी? हिमाचल में हमारे शाल बेचने वाले को बोला जा रहा है कि आप कोई एक नारा दे दीजिए, जय श्री राम बोलिए, उसके बाद हम आपसे खरीदेंगे। पहली बात मैं आप सबको बोलता हूं, बहुत यंगस्टर्स भी यहां बैठे हुए मीडिया से, क्यों ऐसी हालत हुई कश्मीरियों की कि हमें शाल बेचते हिमाचल जाना पड़ता है? 40 साल से 87 से लेकर आज तक या तो मुफ्ती खानदान हुकूमत में है या तो फारूक अब्दुल्ला का खानदान हुकूमत में है। सिर्फ 2 साल गुलाम नबी आजाद साहब ने राज किया और 2 साल गुलाम अहमद शाह साहब थे। उन 2 के रिकॉर्ड को देख लीजिए और बाकी सबके रिकॉर्ड को देख लीजिए। क्यों यह हालत हुई है? आज हमारे शाल वाले को हिमाचल जाना पड़ता है अपनी सनत के लिए। मैं एक बार पंजाब में कॉन्फ्रेंस के लिए था, अमृतसर पे मेरे सीने पे खंजर चले जब मैंने देखा कि शाल बेच के हमारे जो बच्चे हैं वो सड़कों पे खड़े हैं। क्या कर रही है उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इनके लिए? मेरे मैनिफेस्टो में यहां लिखा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, हम ट्रेड हब्स बनाएंगे। ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, हमारे कालीन की काम है, शाल बाफी की काम है, इस सनत को उभारने की जरूरत है। यह हुकूमत का काम था कि वेस्टर्न यूरोप से, अमेरिका से, लंदन से जो बाहर से फॉरेनर्स आए वो इस सनत को, इस शॉल को खरीदने कश्मीर आते। बेशक उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। बेशक आज जो आप देख रहे हैं कि संभल की जामिया मस्जिद में जो हमारे से हो रहा है, मुझे माफ करिएगा, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो हमारी मुसलमान कयादत है, जो कमजोर और हकीर कयादत है। आपके चीफ मिनिस्टर अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, हर दूसरे दिन वो दिल्ली दरबार में चले जाते हैं गुलदस्ते लेकर, नतमस्तक होने, सजदे करने उनके सामने। यह आपकी असलियत है, मुझे माफ करिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, कश्मीर से मैं अपील करता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को
जितनी भी मुसलमान जमातें हैं, चाहे वो AUDF हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, बाकी सारे लोग हो जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है, इफ यू आर ट्रूली सेकुलर वॉक द टॉक। जब मेरी मस्जिद पे अटैक होता है, आप में से कोई लीडर बाहर क्यों नहीं आता है? अगर संभल में वायलेंस हुई और जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस डाला गया है, आप सब लोग एकजुट होकर इंडिया अलायंस वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम सोनिया गांधी डाउन ऑनवर्ड्स, क्यों नहीं एक बात में, एक आवाज में बोलते हैं कि मुसलमानों से हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे? Point of time in history, we had 49 Muslim MPs in the Indian Parliament. Today you have only 24. मैं अपील करता हूं आगारूल्लाह से, आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे धरने पे बाद में बैठिए। आप दिल्ली में है, अगर हिम्मत है सच में आप में, आप प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर धरने पे बैठिए एंड टेल नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, as far as our places of religion are concerned, as far as it is a question of dignity of the Muslim community, there will be no compromise. बहुत बहुत